अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अहमद अली। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉनेटरी सिस्टम और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। गाइस, आज से कुछ साल पहले लोगों ने जब कोई चीज़ ख़रीदनी होती तो वो क्या करते, अपनी कुछ चीज़ दूसरे को दे देते और उससे कोई भी चीज़ ले लेते। इस सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन इस सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि अगर किसी को शुगर चाहिए और उसके पास वीट है तो वो अपनी वीट किसी दूसरे को दे देगा और शुगर उससे परचेज़ कर लेगा। लेकिन कितने शुगर कितनी वीट के अगेंस्ट चाहिए होगी, इस चीज़ को मेजर करना मुश्किल था। तो इस तरह से ये ड्रॉबैक था इस सिस्टम का। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें एक ऐसे स्टैंडर्ड की ज़रूरत थी जिससे किसी भी कमोडिटी की प्राइस को ईज़िली जज या मेजर किया जा सके। तो इस तरह से मॉनेटरी सिस्टम का आगाज़ हुआ। गाइस, बहुत से इकोनॉमिस्ट और हिस्टोरियंस इस बात पर मुतफिक नहीं कि मनी फ़र्स्ट टाइम किधर से इवॉल्व हुई, लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि मनी फर्स्टली एशियंट लिडिया या फिर चाइना के कुछ रीजन से स्टार्ट हुई। लेकिन जिधर से भी मनी स्टार्ट हुई, इस बात पे सब एग्री करते हैं कि शुरू में प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स को यूज़ किया जाता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके थ्रू लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें परचेज़ किया करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ साथ जब लोगों ने गोल्ड या फिर कोई भी प्रीशियस मेटल को मनी के तौर पर यूज़ किया तो इसकी किल्लत होने लग पड़ी। और एक ड्रॉबैक ये भी था कि एक छोटी कमोडिटी ख़रीदने के लिए गोल्ड को यूज़ करना पड़ता या प्रीशियस स्टोन्स को यूज़ करना पड़ता, जिसकी वजह से प्राइस डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती। तो गवर्नमेंट्स ने ये डिसाइड किया, या उस वक्त के एम्पायर्स जो थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि गोल्ड या प्रीशियस मेटल्स को मेल्ट करके उसमें कुछ चीपर मेटल को शामिल किया जाए। जैसे कि रोमन एम्पायर ने फर्स्ट टाइम जितने भी गोल्ड के कॉइन्स थे उनकी इकोनॉमी में, उनको क्रैक किया, उसे मेल्ट किया और उसमें कॉपर को ऐड करके कॉइन्स डेवलप किए। इस तरह से ये सिस्टम काफ़ी इफ़ेक्टिव मालूम हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम पूरी दुनिया में फैलता चले गया। और फर्स्ट टाइम मिडल एजेस में यूरोप के अंदर एक परफेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी सिस्टम का आगाज़ किया गया। अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ साथ प्रोमिसरी नोट्स भी लोग यूज़ करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, और बिल ऑफ एक्सचेंजेस को भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और फिर चाइना के अंदर युआन डायनेस्टी में लोगों ने ये नोट किया कि अगर एक कागज़ के टुकड़े पे एक चीज़ लिख कर उसे एज आ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जा सकता है, तो क्यों ना हम कोई ऐसी पॉलिसी या ऐसा सिस्टम मुतारिफ़ कराएं जिसमें कागज़ को ही एज आ मनी यूज़ किया जा सके। तो इस कॉन्सेप्ट ने प्रिंटेड मनी को इवॉल्व किया, और प्रिंटेड मनी बेसिकली चाइना की डायनेस्टी युआन से स्टार्ट हुई और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन जब ये स्टार्ट हुई तो इसने हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट कर दिया। वो इस तरह से कि चाइनीज़ डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा मनी को प्रिंट कर दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की जो डिमांड थी, एग्रीगेट डिमांड, वो बढ़ गई। और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से चीज़ों की प्राइस जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उस इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट हो गई। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए फ़र्स्ट टाइम सेंट्रल बैंक्स और गोल्ड सिस्टम को मुतारिफ़ करवाया गया। अब लोगों ने क्या किया कि मनी को प्रिंट करने के लिए सेंट्रल बैंक्स क्या करते थे कि बैक एंड पे गोल्ड के रिजर्व्स अपने पास रखते। तो फर्स्ट टाइम बैंक ऑफ इंग्लैंड को ये अथॉरिटी दी गई कि वो मनी को प्रिंट कर सके। ये दुनिया का फर्स्ट बैंक था जो कि मनी को प्रिंट करने की जिसके पास अथॉरिटी थी। इससे पहले गवर्नमेंट्स खुद जो है ना मनी को प्रिंट किया करती थी। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 1694 के अंदर फर्स्ट टाइम मनी को प्रिंट किया और इस तरह से गोल्ड रिजर्व्स को अपने पास इक्विवेलेंट को जमा रखा। अब अगर 10 रुपये का नोट बैंक ऑफ इंग्लैंड प्रिंट करता तो उसके इक्विवेलेंट जितनी भी गोल्ड की मालियत थी वो अपने पास रिज़र्व रखता। तो गोल्ड को एक रिज़र्व के तौर पर अपने पास रखना ज़रूरी था इकॉनमी को मोबिलाइजेशन से बचाने के लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया और ये सिस्टम काफ़ी इफ़ेक्टिव मालूम होता गया और इसी की बेस पे मुख्तलिफ़ चीज़ों की ट्रेडिंग स्टार्ट होती गई और ये चीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन का इरा इधर से स्टार्ट हुआ। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती गई, इकोनॉमीज़ मोर डेवलप होती गई, तो लोगों ने ये देखा कि उन्हें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है, ऐसा सिनेरियो डेवलप करने की ज़रूरत है जो कि पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करे। तो 1870 से लेकर 1920 तक जितनी भी डेवलप्ड नेशंस थी उन्होंने सेंट्रल बैंक्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। और दुनिया का जो फर्स्ट सेंट्रल बैंक है वो फेडरल रिज़र्व सिस्टम यानी अमेरिका का सेंट्रल बैंक है जो कि 1913 में डेवलप हुआ।
वैसे तो बहुत से बैंक्स हैं जो कि बहुत पुराने बैंक हैं, लेकिन वो 1913 के बाद सेंट्रल बैंक बने। लेकिन फेडरल रिजर्व सिस्टम फर्स्ट बैंक था जो कि 1913 के अंदर डेवलप हुआ एज अ सेंट्रल बैंक। और यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजर्ट, क्योंकि ये डिसाइड किया गया कि किसी भी इकोनॉमी में सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ही ये पॉलिसी होगी या ये अथॉरिटी होगी कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को डिफ़ाइन करे और साथ ही साथ मनी को प्रिंट करे। तो इस तरह से जब इकोनॉमी के अंदर कोई बैंक डूबने लगता तो ये बैंक, सेंट्रल बैंक क्या करता, उसको पैसे प्रोवाइड कर देता और उसकी मदद करता डिफ़ॉल्ट होने से। तो इसी वजह से हम लोग सेंट्रल बैंक्स को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजर्ट भी कहते हैं। मज़ीद टाइम गुजरता गया, सेंट्रल बैंक्स मनी को प्रिंट करता गया, लेकिन इस सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि अब गोल्ड को एज अ रिज़र्व अपने पास रखना था, जिसकी वजह से फिर वही प्रॉब्लम, गोल्ड की शॉर्टेज और कितना गोल्ड कितने मनी के लिए सफिशेंट होगा, ये भी एक सिनेरियो जो था, एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। तो इस सिस्टम से बचने के लिए फिर एक नए सिस्टम को मुतारिफ़ करवाया गया और वो था ब्रेटन वुड्स सिस्टम। 1944 के अंदर ब्रेटन वुड्स सिस्टम इवॉल्व हुआ, जिसके तहत फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है ना मुतारिफ़ करवाया गया कि गोल्ड जो है वो मेजर करेगा डॉलर की प्राइस, यानी गोल्ड को डॉलर के साथ फिक्स कर दिया गया और डॉलर को बाकी करेंसीज़ के साथ फिक्स कर दिया गया। तो इस सिस्टम ने काफ़ी जो है ना तरक्की की, काफ़ी डेवलपमेंट इस सिस्टम में आई। लेकिन 1971 में इस सिस्टम की वजह से अमेरिका के जो थे इकॉनमी वो काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स करने लग पड़ी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मज़ीद वो गोल्ड रिजर्व्स को अपने पास नहीं रख सकते, तो इस सिस्टम को भी बैकेंड पे ख़त्म करना पड़ा। फिर फेडरल रिजर्व सिस्टम के जो चेयरमैन थे 1978 में, उन्होंने कहा कि इकॉनमी के अंदर फ्रीली मनी को इवॉल्व करवा दिया जाए, यानी मनी की जो सप्लाई है वो इकॉनमी में बढ़ा दी जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस कर सकें और इकॉनमी की जो जीडीपी है वो ग्रो कर पाए, जिसकी वजह से एक खुशहाल इकॉनमी जो है ना क्रिएट होगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, इस सिस्टम ने इन्फ्लेशन क्रिएट कर दी। तो जब इन्फ्लेशन क्रिएट हो गई तो उसकी वजह से ये सिस्टम भी फ्लॉप कर गया। तो फिर 1990 के अंदर न्यूजीलैंड ने फर्स्ट टाइम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाई और उसने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट को लो कर दिया, जिसकी वजह से लोग बैंक से कम पैसे बारो करते थे और इकॉनमी के अंदर जो मनी का फ़्लो था वो कम हो गया, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो गई और एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से प्राइसेस जो थी कमोडिटीज़ की वो भी कम हो गई। अब इस सिस्टम ने इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन इस सिस्टम ने क्या किया, इकॉनमी के अंदर जीडीपी की ग्रोथ भी कम कर दी और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने लग पड़ी। तो गाइस, इधर से ये चीज़ साबित होती है कि मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको सही तरह से समझना और सही तरह से फॉर्मुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग इसकी जो बारीकियाँ हैं उसको अंडरस्टैंड करें और एक इफ़ेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी बनाएं। मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए दो टूल्स को यूज़ किया जाता है, नंबर 1 इंटरेस्ट रेट और नंबर 2 ओपन मार्केट ऑपरेशंस। वैसे तो इसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं, लेकिन यही दो टूल्स मेजर टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हमारा सेंट्रल बैंक भी मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है। जब किसी इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक को ये लगता है कि कैश फ्लोज को बढ़ाना चाहिए, सर्कुलेशन है जो मनी की उसको इकोनॉमी में बढ़ाना चाहिए, तो वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है ताकि लोग बैंक से ज़्यादा पैसे ले सकें, बोरो कर सकें, जिसकी वजह से वो बिजनेसेस स्टार्ट करेंगे और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। लेट्स सपोज एक इकोनॉमी की हम लोग मिसाल लेते हैं। लेट्स सपोज पाकिस्तानी इकोनॉमी में किसी ने गाड़ियाँ परचेज़ करनी है, लेकिन गाड़ियाँ परचेज़ करने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत है और वो पैसे वो बाय करेंगे बैंक से। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर देती है। अब जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाय करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बैंकों से लेंगे और इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड गाड़ियों की उस इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करेंगी, प्रोडक्शन बढ़ा देंगी और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए। इससे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी हमारी और साथ ही साथ एक ड्रॉबैक भी होगा और वो क्या है, इन्फ्लेशन। लेकिन अगर हम लोग दूसरे एंड की बात करें, इंटरेस्ट रेट को कम करने की बजाय ज़्यादा कर दिया जाए तो लोग बैंकों से पैसे कम कर देंगे लेना और इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो गाइस, मॉनेटरी पॉलिसी सिंपली यही है
कि एक ऐसी पॉलिसी जिसका काम इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है। पॉलिसी बेसिकली किसी भी ऐसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं जिसके तहत एक स्ट्रेटजी डेवलप की जाए किसी चीज़ को कंट्रोल करने की। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे सेंट्रल बैंक इकोनॉमी के अंदर मनी के इनफ्लो और आउटफ्लो को जज करता है और उससे मनी की सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक बहुत से टूल्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो दो मेजर टूल्स हैं वो हैं इंटरेस्ट रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जब भी सेंट्रल बैंक को लगता है कि इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई को बढ़ा दिया जाए तो वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग करते हैं और मनी की जो सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर वो बढ़ जाती है। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बैंक क्या करता है, जो ट्रेजरी बिल्स हैं या बॉन्ड हैं, प्राइस बॉन्ड्स, उनको मिनिमाइज़ कर देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकोनॉमी के अंदर फ्लो में आ जाते हैं। लेकिन जब सेंट्रल बैंक को लगता है कि इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई को जो है कम कर दिया जाए तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है और प्राइस बॉन्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग देता है। इस तरह से इकोनॉमी के अंदर कोई भी सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के तहत मनी को कंट्रोल करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की टाइप्स पे। तो गाइस, मॉनेटरी पॉलिसी की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड नंबर 2 कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नाम से जाहिर हो रहा है किसी चीज़ को एक्सपेंड करना होगा इसमें। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक क्या करता है कि मनी की जो सप्लाई है उसको बढ़ा देता है थ्रू इंटरेस्ट रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब इंटरेस्ट रेट को सेंट्रल बैंक जब कम करेगा तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोरिंग करेंगे। अब लोगों के पास पैसे आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, उस पैसे से कारोबार स्टार्ट करेंगे। कारोबार स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर बनेंगे, जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी उसकी, और अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल किया जाएगा। तो इस तरह से बज़ाहिर इकोनॉमी तो ग्रो करेगी, लेकिन इस सिस्टम का, इस टाइप का एक ड्रॉबैक है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर बात कर लें कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की, तो उसमें सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देता है और ओपन मार्केट ऑपरेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग देता है, जिसकी वजह से मनी की जो सर्कुलेशन है इकोनॉमी के अंदर वो कम हो जाती है और लोगों के पास पैसे कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो वीक हो जाती है और एग्रीगेट डिमांड प्रोडक्ट्स की जो है वो भी कम हो जाती है। और जब डिमांड कम होती है तो प्राइसेस भी कम हो जाती हैं। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, जबकि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इकोनॉमी की जो जीडीपी है या इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाया जाता है। तो ये दोनों जो टाइप्स हैं इनको साइड टू साइड यूज़ किया जाता है कोई किसी भी इकोनॉमी के अंदर। सेंट्रल बैंक जब भी महसूस करता है इन दोनों पॉलिसीज़ में से वो किसी को यूज़ करता है, किसी को छोड़ देता है, और इस तरह से इकोनॉमी के अंदर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। तो गाइस, मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल कोट करते हैं। मान लीजिए कि एक इकोनॉमी है, लाइक पाकिस्तानी इकोनॉमी है, इसके अंदर लोग ऑटोमोबाइल्स परचेज़ करना चाहते हैं और गवर्नमेंट क्या करती है कि ऑटोमोबाइल्स को परचेज़ करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट को कम से कम कर देती है। लाइक अगर इंटरेस्ट रेट को 2% कर दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑटोमोबाइल्स ख़रीदने के लिए बैंक से लोन लेंगे। अब जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ परचेज़ करेंगे, तो जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनको प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ जाएगी, और जब वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उनको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी चाहिए होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से जीडीपी भी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म होगी और हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। ठीक है, तो ये थी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इस केस के अंदर। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि इकोनॉमी के अंदर ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करना है, तो वो क्या करेगी कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, जिससे लोग कम से कम लोन लेंगे और गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी, और इस तरह से पूरी की पूरी जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है वो कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये दोनों जो पॉलिसीज़ हैं इनको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, दोनों टाइप्स को। ये नहीं हो सकता कि हम लोग एक टाइप इम्प्लीमेंट कर दें और दूसरी इम्प्लीमेंट ना करें। टाइम टू टाइम दोनों जो टाइप्स हैं इन दोनों को टाइम टू टाइम हमें लेकर साथ साथ चलना पड़ेगा, फिर ही एक इकोनॉमी के अंदर हम लोग अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ओके गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह हाफिज़।